वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए अंतिम वार आपके सामने लेके आए हैं और उसका टॉपिक है सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या। ये इससे पहले आपको मैंने गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता पर वीडियो दे दिया है और लास्ट आज हमारा ये वीडियो मिलेगा ग्राम विकास अधिकारी के लिए सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की जो समस्या पे जो स्पेशल टॉपिक दिया गया है ज्योग्राफी के अंदर, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखना, शानदार तरीके का वीडियो, पूरे क्वेश्चन एक स्टेप टू स्टेप आपको मिलेंगे और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और बस परीक्षा की अंतिम घड़ी आपके सामने आ चुकी है। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य अकाल की स्थायी त्रासदी से ग्रस्त रहा है? आपको पता है जब भी अकाल का नाम आता है तो हमारा राजस्थान पीछे नहीं रहता। तो कौन सा राज्य अकाल की स्थायी त्रासदी से लगातार, कभी सूखे की समस्या, कभी बहुत कम वर्षा होने के कारण फसलें न होना, ये खास करके आपको पता है 2003, 2002, 2003 का इस समय बहुत अकाल, छपनिया अकाल यहाँ पे बहुत सारे पड़े थे, तो राजस्थान का नाम आ जाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में पड़े 100 वर्षों के भीषण अकाल में राजस्थान का कौन सा एकमात्र जिला अकाल से अप्रभावित रहा था? ये काल है 2000 और 2001 का। इस समय 100 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा था। यहाँ पे 100 वर्षों में पहली बार इतना खतरनाक अकाल पड़ा था और इसमें राजस्थान का एक जिला था जो धौलपुर बचा था, अप्रभावित रहा था। क्योंकि इस अकाल को कहा जाता है, ध्यान रखना, नाम याद रखना, मैक्रोड्राट काल कहा जाता, अकाल कहा जाता है। मैक्रोड्राट यानी वृहद अकाल की संज्ञा दी गई है और गत 100 सालों में इतना भीषण अकाल पहली बार पड़ा था। इसमें धौलपुर अप्रभावित रहा, बाकी कोटा, करौली, भरतपुर सब जिले प्रभावित हुए थे इससे। निम्न में से कौन सा अकाल का प्राकृतिक कारण है? निम्न में से कौन सा अकाल का प्राकृतिक कारण? देखो, शुष्क जलवायु होगी तो समस्या आएगी, उच्च तापमान आएगा तो समस्या आएगी, वनों का अभाव होगा तो समस्या आएगी। तो उपयुक्त सभी। ज्यादा मैं क्वेश्चन ज्यादा डिटेल से नहीं बताने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बस क्वेश्चन और आंसर आपको, क्योंकि परीक्षा की अंतिम घड़ी में ये इस प्रकार की क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? तो देखिए, परंपरागत तौर पर कृषि पर आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल। परंपरागत व कुटीर उद्योगों में कमी आ जाए, आहस हो जाए, नुकसान पहुंचे तो भी है। सिंचाई के साधनों का अभाव होने से प्रकृति पर निर्भरता, ये भी आर्थिक कारण है। तो उपयुक्त सभी, यानी अभाव, अपने सिंचाई के साधन नहीं अपना सकते, कुटीर उद्योगों में हमें जब नुकसान होने लग जाए और कृषि हम जितनी करते हैं परंपरागत वो कमजोर हो जाए अर्थव्यवस्था, तो इससे प्रभावित होते हैं। पग पुगल धन कोटड़े, बाहु बाड़मेर जाए, लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। राजस्थान में उपयुक्त कहावत किससे संबंधित है? पग पुगल धन कोटड़े, बाहु बाड़मेर जाए, लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। ये किसके लिए कहावत है? तो ये आपको पता है, ये कहावत अकाल पड़ता है बार बार, स्थायी रूप से राजस्थान के अंदर अकाल की समस्या आती है। 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा? 20वीं शताब्दी का सबसे जो भीषण अकाल है वो किस वर्ष पड़ा? तो 20वीं अकाल में सबसे भीषण अकाल 1987-88 में पड़ा था। लगातार राजस्थान इसके चपेट में आ रहा है, तो भीषण जो अकाल पड़ा था 1987-88 में। निम्न में से कौन सा अकाल का मानवीय कारण नहीं है? कौन से अकाल का मानवीय कारण नहीं है? तो कौन सा कारण है जो मानवीय कारण नहीं है? पारिस्थितिक असंतुलन, वनों की अनियंत्रित व अतार्किक कटाई, अनुत्पादक जनसंख्या का बढ़ता बोझ, भूजल का अंधाधुंध विदोहन। तो ये इसका जो मुख्य कारण है, मानवीय कारण नहीं है, वो नहीं है अनुत्पादक। कौन सा? अनुत्पादक जनसंख्या का बढ़ता बोझ, ये मानवीय कारण नहीं है। निम्न में से अकाल का राजनीतिक कारण क्या है? निम्न में से अकाल का राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना, बिल्कुल ये राजनीतिक कारण है। देखो, अनुत्पादक जनसंख्या का बढ़ता बोझ, ये तो हो नहीं सकता। नित्यवाही नदियों का अभाव, ये भी नहीं हो सकता, और सिंचाई के साधनों का अभाव नहीं हो सकता। तो जल योजनाएं राजनीतिक कारण से क्या पिछड़ जाती है? जैसे एक सरकार आ गई, उसने योजना शुरू की, दूसरे ने उसको बंद कर दी, तीसरे ने फिर उस पर गौर नहीं किया, ऐसे कारण हो जाते हैं। राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है?
राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान आवास विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान आवास विकास। और वर्तमान में आपको बताया इसके पवन अरोड़ा यानी आवासन मंडल के तहत ये काम करती है। राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? ज्यादातर प्रभावित रहते हैं राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं? तो याद रखना, पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सबसे ज्यादा बहुधा अकाल से प्रभावित रहते हैं। कारण क्या है? वर्षा की बहुत कम मात्रा होती है यहाँ पे, इसलिए अकाल की स्थिति लगभग बनी रहती है। नदियों का अभाव है, यहाँ पे नदियां है नहीं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो देखो, अनियंत्रित खनन का तो कोई मतलब नहीं, भूमिगत जल का खारापन है लेकिन मतलब नहीं, लेकिन मुख्य कारण इसका वर्षा की अल्प मात्रा, सबसे कम वर्षा होती है, उसकी वजह से मरुस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है। राजस्थान के 12 जिले तो मरुस्थल का है, धीरे धीरे अरावली को भी तोड़कर ये मरुस्थल फैलता जा रहा है। राज्य में किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए आवास के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विशेष आवास योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को, जिनके क्षतिग्रस्त हो गए आपदा के कारण, परिवारों को आवास के पुनर्निर्माण के लिए 50,000 की राशि और आंशिक जो थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए सरकार ने कहा कि कुछ 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और शौचालय बनाने के लिए, साथ ही शौचालय निर्माण के लिए सरकार 5,000 का अनुदान के रूप में प्रावधान करेगी। ये योजना 2014-15 की है, राजस्थान विशेष आवास योजना, यानी विशेष जब परिस्थिति आ जाए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? ये तो हमें पता ही है कि सूखे से, अकाल से सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ज्यादा, क्योंकि वर्षा की कमी और नदियों की कमी की वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है। राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? राजस्थान में सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण तो सीधी सी बात है कि अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे, श्योर है, ध्यान रखना। अकाल के प्रभाव को कम करने का अल्पकालीन उपाय कौन सा है? यानी अकाल के प्रभाव को हमें कम करना है, अल्पकालीन यानी थोड़ा कुछ उपाय हम कुछ कर सकते हैं, वो कौन सा हो सकता है? अल्पकालीन अगर उपाय आपसे पूछा जाए तो देखिए, अकाल राहतों में जन सहभागिता का सुनिश्चित करना, बिल्कुल। वार्षिक योजना में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और शीघ्र या यथासमय हो। तो राहत कार्यों में जन सहभागिता भी होनी चाहिए। तो ये तत्कालीन उपाय है, सारे के उपयुक्त सभी। राजस्थान में सूखे व अकाल की समस्या का अल्पकालीन समाधान क्या है? राजस्थान में सूखे व अकाल की समस्या का अल्पकालीन, देखो, द्वितीय व तृतीयक व्यवस्थाओं का विस्तार, कृत्रिम वर्षा सिंचाई की व्यवस्था और अकाल राहत कार्य, तो अकाल राहत कार्य शुरू कर दीजिए जहां जहां समस्या है। अकाल से निपटने के लिए सरकार द्वारा तत्कालीन उपायों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ये अकाल पड़ गया और तत्कालीन हमें कोई कार्य करना है, उस क्षेत्र को राहत देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं? तो देखिए, राहत कार्यों के अंतर्गत अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता दें, बिल्कुल सही है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, बिल्कुल सही है। पर्याप्त व सस्ते चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करें, यह भी सही है। ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तो यहां तो अभी तो अर्थव्यवस्था को करना तो है ही नहीं है, पहले जल, पानी, चारे की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए। अकाल को कम करने के दीर्घकालीन उपाय कौन से हैं? अकाल पड़ रहा है, उसको कम करने के दीर्घकालीन लंबे समय तक का उपाय क्या हो सकता है? तो देखो, उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन व उचित प्रबंध करो। जैसे सरकार जल स्वावलंबन परियोजना चला रही है, जल संरक्षण परियोजनाएं चला रही है, ये योजनाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करो, परिवर्तन करो, आर्थिक और विविध उद्देश्य परियोजनाओं को प्राथमिकता, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनको प्राथमिकता के अनुरूप शीघ्र पूर्ण करो। तो ये सारे सत्य है। देखो, यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, लगभग आप सारे विद्यार्थी सही कर दोगे, क्योंकि एक लॉजिक सा ही क्वेश्चन आएगा, इतना गहरा है, बस ढंग से चारों ऑप्शनों को पढ़ लेना, आराम से देख लेना, आप उत्तर सही कर सकते हो। क्योंकि ये तो कोई दिमाग का ही खेल है, ज्यादा कोई आपको पता है अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, इसके बारे में ज्यादा थोड़ा सा बस अपना दिमाग का यूज करोगे तो आप सही कर दोगे। अकाल के प्रभाव को कम करने का दीर्घकालीन उपाय कौन सा है? अब इसी प्रकार के क्वेश्चन है ज्यादा। अकाल के प्रभाव को कम करने का दीर्घकालीन उपाय कौन सा है? तो ये सारे ही है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करो,
मरुस्थल प्रसार को रोकने को अधिकाधिक वृक्षारोपण लगाओ, वृक्षारोपण करो, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो। तो सारे के सारे अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आप सही कर दोगे सारे, ठीक है, क्योंकि सामने आपके सामने दीर्घकालीन उपाय पूछ रहा है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किसका प्रतिफल है? मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो किसका प्रतिफल है? तो किसका प्रतिफल है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं व मानवीय क्रियाओं के परस्पर प्रभावों के कारण ही ये मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया होती है। राजस्थान का कौन सा भाग सूखा व अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सबसे ज्यादा सूखा और अकाल पड़ता ही रहता है, पड़ता ही रहता है पश्चिमी। और अभी भी आपको पता है, अब वर्तमान में राजस्थान में कंडीशन ये है कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी है, और इंदिरा गांधी नहर अब की बार क्या है कि निर्माण कार्य की वजह से पानी उपलब्ध नहीं हो पाया था, बंदी थी, और उसके अब अकाल की स्थिति है, यानी फसल बहुत कम नाम मात्र की हुई है। जहां फसल 70% होनी थी वहां अब 30% ही फसल हुई है। अब रबी और खरीफ की फसल में संकट है सबका, अब रबी की फसल में संकट है, इस वजह से अभी अकाल की जो स्थिति आ गई, चारे की कमी आ रही है, लगातार आ रही है, तो ये स्थिति बनती रहती है, ठीक है। और इससे पहले भी हमने ये वीडियो दे दिया पिछले 3 महीने का, जिसने नहीं देखा वो देख ले। बेरोजगारी और निर्धनता का वीडियो मिल चुका है, कल आपको मिला था, और आज ये इसका मिल रहा है, क्योंकि वीडियो के एग्जाम में दोनों ही अच्छे टॉपिक हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये टॉपिक आपको मिलेगा, मिल गया। और जिस विद्यार्थी ने, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए 2020 की और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स, अब वीडियो के अंदर नवंबर तक का डाटा आएगा ग्राम विकास अधिकारी का, तो ये हमारी पीडीएफ राजस्थान करंट अफेयर्स की उपलब्ध है, प्रिंट निकाल सकते हो आप, पुरस्कार, खेल है, जितना भी राजस्थान का अपडेट है, मंत्री वगैरह सब इसमें उपलब्ध है। तो इसके लिए हमारा 100 रुपए चार्ज है, 100 रुपए पे करना पड़ेगा 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, इस नंबर पे आप पे करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप से आप पीडीएफ खरीद सकते हो। प्लस इसमें आपको फ्री मिलेगी इंडिया करंट अफेयर्स 2021 की वन लाइनर, इन सब का प्रिंट निकाल सकते हो। तो 2020-21 ये विद्यार्थी वीडियो के लिए खरीद लेंगे तो आगे आपको राजस्थान पुलिस की भी काम आएगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस में आपको दिसंबर की और जनवरी 2021 की भी फ्री मिल जाएगी। जब तक राजस्थान पुलिस का जनवरी तक की फ्री मिल जाएगी इसमें 2022 की, तो ये वीडियो के लिए एग्जाम के लिए तो है ही है, राजस्थान पुलिस के लिए भी रामबाण होगी। और जब राजस्थान करंट अफेयर्स का बात कर रहा हूं, राजस्थान करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये श्योर है। बस आपको निरंतर पढ़ना है। और ये जिसने हमारी एक साल की 5 घंटे की मैराथन क्लास है, लगभग 4 घंटे 52 मिनट की, जिसने नहीं देखी जरूर देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 50 वर्षों में राजस्थान में किस वर्ष विनाशकारी अकाल पड़ा था? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद में विनाशकारी जो अकाल पड़ा था वो 1987-88 में। कब? 1987-88 में, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और अकालों से ये जुड़े कौन होते हैं? ग्राम पंचायतें तो होती है, पंचायत समितियां, ये तो जुड़े होते हैं, और इनमें भर्ती है ग्राम सेवक। तो इनसे संबंधित भी एक विद्यार्थी ग्राम सेवक बनने जा रहा है, उसको कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है इन चीजों का, ये इसलिए टॉपिक डाले गए हैं। राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत तीजो कुरियो आठवों काल में कुरियो से क्या अभिप्राय है? कहावत है ना, तीजो कुरियो आठवों काल, इसका मतलब है अर्ध अकाल। कुरियो का मतलब है अर्ध अकाल, यानी 8वां अकाल। अकाल पे अकाल और छोटी अकाल है, उनको अर्ध अकाल। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? स्थायी पाहुना। अनावृष्टि जो जनित काल होता है उसको स्थायी पाहुना कहा जाता है। अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल है? अकाल पड़ने पर राहत देने हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो भू राजस्व वसूली का सदगन, यानी उनको एक बार स्थगित कर दिया जाए कुछ समय के लिए, बिजली के बिल माफ करना, सस्ता चारा वितरण केंद्र खोलना, किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करना, उपयुक्त सभी। अब देखो, एक ग्राम सेवक होता है, ग्राम विकास अधिकारी, उसका पंचायतों का जब भी अकाल पड़ गया मान लो किन्हीं जिलों में, तो पंचायतों का काम किसके अंडर में आता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम सेवक, प्लस उसके बाद सरपंच होता है, तो इनको मिलकर ही काम करना होता है, इसलिए इनके लिए तो ये क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 31 अक्टूबर 2030 से पूर्व में स्थापित सहायता विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 31 अक्टूबर 2003 से पूर्व में स्थापित सहायता विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो नाम था अब कर दिया है आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग। और वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग के नए मंत्री बनाए गए हैं, वो गोविंद राम मेघवाल को बनाया गया है। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 1 अगस्त 2007 से लागू किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया?
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 6 सितंबर 2007 को। कब? 6 सितंबर 2007 को। और इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है ना, वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। जिला आपदा प्रबंधन राज्य के प्रत्येक जिले में कब स्थापित किए गए? जिला आपदा प्रबंधन राज्य के प्रत्येक जिले में कब स्थापित किए गए थे? तो ये 1 जनवरी, ये 6 सितंबर 2007 को स्थापित किए गए। GOI UMDP डिजास्टर रिस्क रिड्यूसेशन, इस 3 वर्षीय कार्यक्रम 2009 से 12 का क्रियान्वयन राज्य स्तर के साथ किन जिलों में भी होगा, यानी हुआ था? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर, जैसलमेर और अलवर। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 48 में राज्य स्तर पर कौन सा कोष स्थापित करने का प्रावधान है? आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 48 में राज्य स्तर पर कौन सा कोष स्थापित करने का प्रावधान है? तो याद रखना, राज्य आपदा रेस्पॉन्स फंड और राज्य आपदा मिटिगेशन, दोनों ही उपयुक्त, दोनों। राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब से लागू की गई? राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब से लागू की गई? तो 25 अक्टूबर 2007 से लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एक आधा क्वेश्चन सीधा आ सकता है। फूड स्टैम्प योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फूड स्टैम्प योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत सभी पंचायत मुख्यालयों पर 10 क्विंटल गेहूं रखा जाएगा, ये सही है। सरपंच को 10-10 किलो के 100 फूड स्टैम्प प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये भी सही है, क्योंकि क्यों है? अकाल राहत के समय जरूरतमंद व्यक्ति निकट राशन की दुकान से उस स्टैम्प से वर्ष में एक बार 10 किलो गेहूं निःशुल्क ले सकेगा, ये भी सही है। किसी परिवार में राशन न होने पर सरपंच 20 किलो तक फूड स्टैम्प निःशुल्क दे सकता है, ये असत्य बात है, क्योंकि किसी परिवार में राशन न होने पर सरपंचों से एक बार में 10 किलो फूड स्टैम्प निःशुल्क दे सकता है, 20 नहीं देगा, वही एक बार में, ये असत्य है। राज्य के किस जिले के समस्त शहरिया परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है? राज्य में तो ये 12 शहरिया कहां रहती है? 12 केंद्र, ध्यान रखना, 12 की खास करके शाहबाद और किशनगंज तहसीलें। मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? मानसून की विफलता के कारण तो किसके द्वारा की जा रही है? मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी में होने वाले नुकसान का बीमा करवाने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये की जा रही है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। राजस्थान राहत कोष का गठन कितनी राशि का प्रावधान करके किया गया है? राजस्थान राहत कोष का गठन कितनी राशि के प्रावधान से किया गया है? 5 करोड़। और आपको बताया अभी बजट 2021-22 में सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि जो विधायकों का जो कोटा है वो पहले 2 करोड़ था, बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। ठीक है, कोष को बढ़ाकर राहत कार्य जो जितने भी विकास कार्य किए जाते हैं वो 5 करोड़ किए जा चुके हैं। सीआरपीएफ में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं के में बचाव कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-6 में किस कोष का गठन किया गया? सीआरपीएफ नहीं है, सीआरएफ है, सॉरी, सीआरएफ में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में बचाव कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 2005 में किस कोष का गठन किया गया? राजस्थान राहत कोष। अत्यधिक गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए किस कोष से राशि दी जाती है? अत्यधिक गंभीर प्रकृति के प्राकृतिक आपदाएं आ जाए और उसका मुकाबला करना है तो किस कोष से धनराशि दी जाती है? राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि से दी जाती है। आकस्मिक एक संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है, आपको पता है। आकस्मिक संचित निधि और आकस्मिक निधि, इसके तहत यानी संचित निधि से सबको वेतन दिया जाता है। आकस्मिक निधि वो होती है जब तुरंत प्रभाव से जरूरत पड़ जाए और एक गंभीर समस्या आ जाए। तो हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला ये हमारा प्यारा और प्यारा राजस्थान है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष, हमेशा ध्यान रखना, मुख्यमंत्री होता है। और वर्तमान में हमारे आपदा प्रबंधन के जो मंत्री है ना, वो कौन है? गोविंद राम मेघवाल, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और पर्यावरण वन व जलवायु मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। किस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में अप्रैल 1995 में प्राकृतिक आपदा राहत कोष का गठन किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में
अप्रैल 1995 में प्राकृतिक आपदा राहत कोष का गठन किया गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10वां वित्त आयोग था उसकी सिफारिश पर देश के अंदर। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु सन 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ये देखिए कितनी बार पेपर में आता है। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा शुरू किया गया था और ये खेजड़ी के वृक्ष लगाने का टारगेट था जो सबसे ज्यादा मरुस्थल क्षेत्र में लगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं अकाल राहत कार्यों में खेजड़ी। और जब भी खेजड़ी का नाम आता है तो याद रखना रोट्टू का स्थान आता है नागौर के अंदर, ये संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ पे जाम्बू जी के द्वारा खेजड़ी के भाग लगाए गए थे, इसलिए बिश्नोई संप्रदाय में जो पवित्र वृक्ष माना जाता है वो खेजड़ी वृक्ष है और खेजड़ी बलिदान हुआ था 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल से की समस्या से निपटने हेतु नहीं है? जलधारा योजना है, मरु विकास कार्यक्रम है, काम के बदले अनाज है, जबकि क्रैप कार्ड योजना ये नहीं है। राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत न हो, इस हेतु 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? भूख से कोई न मरे, इसलिए सरकार ने 15 अगस्त 2014 से एक योजना चलाई थी जिसका नाम था फूड स्टैम्प योजना, जो मैंने पीछे बताई आपको। फूड स्टैम्प योजना, ये इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फूड स्टैम्प योजना, ये एक मिनट दोबारा ये बता देना। पंचायत मुख्यालयों पर 10 क्विंटल गेहूं रखा जाएगा, 10-10 किलो के 100 फूड स्टैंप होंगे और राशन की दुकान से एक बार में 10 किलो ले सकते हैं जरूरतमंद, और सरपंच 10 किलो फूड एक बार में देगा। तो ये फूड स्टैंप योजना है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक हमारा यही है और ग्राम पंचायत से संबंधित है तो भी पूछा जा सकता है फूड स्टैंप योजना। अगला, प्राकृतिक आपदाओं यथा अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि से निपटने हेतु स्थापित प्राकृतिक आपदा राहत कोष में केंद्र व राज्य सरकारों का अंशदान क्रमशः कितना होता है? तो याद रखना 3-1, तीसरा हिस्सा केंद्र का और एक हिस्सा राज्य सरकार का। 3-1 के होते हैं अंदर, यानी 100 के अंदर 66 किसके होंगे और 33-34 किसके होंगे? राज्य की। अब याद रखना, अभी कंप्यूटर संगणक भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान के कौन से जिले सबसे कम भूकंप प्रभावित है? तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इसके अंदर उत्तर था और सबसे ज्यादा अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100%। राजस्थान में अंध व धूसर, डार्क एंड ग्रे क्षेत्र के बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है, तो वो इसका उत्तर हो जाएगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, गोंड और श्रीमंतपुर। और पिछला ग्राम सेवक हुआ था 2016 में, ये क्वेश्चन आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। और राजस्थान सरकार के द्वारा जब वसुंधरा सरकार थी तो जल स्वावलंबन योजना चलाई थी, 2016 से शुरू हुई थी, आपको पता होगा दिसंबर 2016 से, और उसके टोटल 4 चरण हुए थे और झालावाड़ से इसकी शुरुआत हुई थी, उसको भी याद रखना। राज्य में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर दीजिए। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भी कोट का सही उत्तर है, राज्य में वर्तमान में 2013-14 में भूमि उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है, बिल्कुल सही है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है, ये भी सही है। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है, तो ये गलत है आपके लिए। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से स्थापित की जा रही है और 10 जिलों में ये भी गलत है, तो ये दोनों ही गलत है। 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ये पिछली साल ग्राम सेवक में आया था अभी, 1 और 2। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा? ये देखो क्वेश्चन आ गया, बस मैंने आपको कह दिया ना, अधीनस्थ बोर्ड वापस रिपीट करता है बहुत क्वेश्चन। सर्वाधिक भूकंप पूछ लिया इसने, तो सर्वाधिक तो आते हैं भरतपुर, अलवर, झुंझुनू में, सबसे कम आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर। गंगानगर, हनुमानगढ़ में खास करके सबसे कम आते हैं, बहुत ही कम। लेकिन भरतपुर, अलवर ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आ गया इधर, तो यहाँ ज्यादा आते हैं। ये अभी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 2018 में तो इसने ये पूछ लिया, अब 2021 में कंप्यूटर संगणक की भर्ती में कम पूछ लिया, इसलिए कह रहा हूं पीछे वाले पेपर पढ़ोगे तो आपको क्या है कि अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए? गत 3 वर्षों में, 3 दशकों में, पिछले 3 दशकों में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत अप्रत्याशित अकाल व सूखे से
पीड़ित हुए। तो ये था 2002 और 3, मैंने कहा था ना 2002 और 3 खतरनाक अकाल पड़ा था, इससे राजस्थान के 90% से अधिक गांव है इससे पीड़ित हुए थे। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPEP किन जिलों में चल रहा है? याद रखना, DPEP यानी मरु विकास कार्यक्रम, ये सॉरी DPAP का पूरा नाम होता है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये चल रहा है आपके 13 जिलों में। कितने? 13 जिलों में चल रहा है। मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया, ये याद रखना, मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया 1977-78 में। कब? 1977-78 में। ये भी 2018 के पेपर में आया, रिपीट होंगे, क्वेश्चन ध्यान रखना। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। और अगला, अकाल की समस्या का दीर्घकालीन समाधान क्या है? अकाल की समस्या का जो दीर्घकालीन समाधान है ये सारे ही है। सिंचाई के साधनों का विकास, योजना में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, बल, मरु क्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करना, उपयुक्त सभी, क्योंकि ज्यादा समस्या पश्चिमी राजस्थान में आती है। किन कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? किन कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो सूखा संभावित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम भी है, अभी मैंने बताया 13 जिलों में, और मरु विकास कार्यक्रम इसका भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1977-78 में चला था। तो 1 व 2 दोनों ही। त्रिकाल का संबंध क्या होता है? त्रिकाल क्या होता है? त्रिकाल, त्रिकाल में अन्न, चारा और पानी तीनों की कमी आ जाए वो त्रिकाल होता है। राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान में बार बार होने वाले, तो सबसे बड़ी समस्या राजस्थान के अंदर है अनियमित वर्षा के कारण होता है। राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो बहुधा अकाल से प्रभावित ही रहते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा हो सकता है? तो अकाल का प्रमुख जो आर्थिक कारण है वो मैंने अभी बताया, सारे हो सकते हैं। परंपरागत तौर पर कृषि आधारित कमजोर व्यवस्था, ये दोबारा आ गया दोस्तों। सहसा मुदसा क्या है? ये देखिए, सहसा मुदसा क्या है? सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम है। 1842-43 में जो अकाल पड़ा था उसका नाम क्या है? सहसा मुदसा। याद रखना, दोबारा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-6 में शुरू किया गया। यह मगरा क्षेत्र निम्न में से जिलों से संबंधित है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू हुआ था। ये मगरा क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद। उत्तर लगा लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये श्योर है। और इन वीडियो से मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, देखना। एक जो ये वीडियो डाला है मैंने इससे पहले, ये बेरोजगारी निर्धनता, और एक अब ये डाल रहा हूं, और ये सारे वीडियो जिसने देखे ना, ग्राम विकास अधिकारी में राजस्थान के क्वेश्चन आ गए तो आपका बाहर नहीं जाएगा, आने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगला, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? तो सीमा क्षेत्र बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये हो गए, ठीक है। अगला, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किन जिलों से संबंधित है? डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम, अब डांग की रानी आपको पता है किसको? करौली कहते हैं। तो करौली, सवाईमाधोपुर और ये जिले होंगे। तो इधर वाला चंबल नदी वाला होगा। देखो चंबल नदी इधर नहीं आती है, ये तो सीधे कट गई, सीधा पड़ा है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा? फ्लोरोसिस रोग होता है। आपको पता है नागौर, अजमेर, ये कुब्बड़ पट्टी वाला क्षेत्र है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, डांग क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, इनकी मैं चर्चा रोज करता हूँ। हमारी क्लास आती है रोज सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट की, फिक्स है, रोज डेली आती है 15 से 20 मिनट की। वो जरूर आप अटेंड करें रोज, ताकि अंतिम समय में आपको दिक्कत ना आए करंट की। और इसके अलावा 1 जनवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 जनवरी 2022 से राजस्थान पुलिस के लिए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। शाम रोज 8 बजे आपको एक पूरे सिलेबस का, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे कभी रीजनिंग का हो, चाहे इंडिया जीके हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट हो, इंडिया करंट हो, अंतरराष्ट्रीय, रोज 8 बजे क्लास मिलती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारे विद्यार्थी जो पहली बार जुड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरोसिस। अगला, डार्क जोन किसे कहते हैं? नाम सुना है ना, डार्क जोन, कई बार आता है ना, ये डार्क जोन में आ गया, ये आ गया। तो डार्क जोन का मतलब होता है भूजल की संकट की स्थिति को डार्क जोन कहते हैं। सेम की समस्या का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? सेम की समस्या बहुत आती है, तो ये संबंधित सिंचित क्षेत्र से है।
और सेम की समस्या हनुमानगढ़ का क्षेत्र ना, बड़ोपल वगैरह, यहाँ का क्षेत्र बहुत प्रभावित है वर्तमान में। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से। अब क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, हरित राजस्थान का संबंध वृक्षारोपण से। कृषि मत कर देना, वृक्षारोपण। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा 78% होती है। राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है? अब ये तो पता ही है आपको, जरूरत ही नहीं है बताने की कितने है, 12 जिले। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मूल कारण तो वर्षा की न्यूनता, ये सबसे बड़ा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, बस गलत मत करके आ जाए। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है मरुस्थलीकरण की? तो कौन सी है? पवन अपरदा सबसे प्रभावी है, क्योंकि पवन अपरदा हवा से क्या है, मिट्टी इधर उधर ज्यादा घूमती रहती है, जैसे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है ना, ये सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण को प्रभावित करते हैं। मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीक है वो सबसे उपयुक्त है? मरुस्थलीकरण की तो सबसे अच्छी है वातरोपी वृक्षारोपण पट्टी, यानी वातरों हवा को रोकने वाली वृक्षारोपण पट्टी, एक स्थानीय वृक्षारोपण पास में सघन वृक्षों की काम कीजिए। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, तो आपको पता है मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान में वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? राजस्थान में कौन सा कारण नहीं है? ये अभी देखो, ताजा पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, 2019 की भर्ती थी, 2020 में हुआ था, तो इसमें बालूका स्तूपों का स्थिरीकरण। अब मरुस्थलीकरण में स्थिरीकरण थोड़ी है, बालूका स्तूप तो एक साथ जुड़ जाते हैं तब तो कारण होता है, ये स्थिरीकरण का तो कारण है उसका। अब समझना ही है, देखो वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, ये तो सही है, मरुस्थलीकरण होता है, इसे अतिचारण से भी होता है और भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन करता है तो भी होता है। लेकिन बालूका स्तूप स्थिरीकरण, स्थिरीकरण से कहा होगा, अस्थिरीकरण होगा ना तो होगा। तो इस शब्द को ही समझना है, बस इतना शब्द समझेंगे तो उत्तर आ जाएगा। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वदा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या उदाहरण है? देखो विश्व में जितने भी मरुस्थल है वो इसी अक्षांश के अंदर है, जो मुख्य जो अक्षांश है ये यहीं पे है। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो अन्य मरुस्थलों से अलग है। ये क्या कारण हो सकता है? ये ग्राम सेवक भर्ती 2016 में आया था, ये कारण है यह अतिचारण, अतिलहन, निर्वाणीकरण, मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में प्रसारित होता है। तो इसको याद रखो, प्रसारित व प्रारंभ व प्रसारित होता है, ध्यान रखना, क्योंकि शुष्क जलवायु एक सबसे बड़ी बात है और अकाल से पीड़ित रहता है हमेशा के लिए। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? यह भी 2017 सेकंड ग्रेड में आया था। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस इसरो 2017, याद रखना इसरो की रिपोर्ट है 2017 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से जो प्रभावित क्षेत्र है वो 67% माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुगोचर योजना प्रारंभ की गई, तो नहीं क्या मरुगोचर योजना प्रारंभ की गई? तो मरुगोचर योजना जो प्रारंभ की गई थी वो 2003-4 में शुरू की गई थी। कब? 2003-4 में। और इस योजना के तहत राजस्थान के 10 मरु जिले में लागू है ये, और केंद्र सरकार के द्वारा लागू है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण। राजस्थान में सेक्टर रिफॉर्म परियोजना किन जिलों में चल रही है? ये पिछला पटवारी में क्वेश्चन आया था, यहां दे दिया। राजस्थान में सेक्टर रिफॉर्म परियोजना किन जिलों में चल रही है? तो अलवर, जयपुर, सीकर और राजसमंद। कहां? अलवर, जयपुर, सीकर और राजसमंद। ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन है, ये रिपीट होंगे, ये ध्यान रखना। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है तो सिर्फ केंद्र सरकार की है, ध्यान रखना। किसकी? मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार की है। 11 सितंबर 2015 को यथा विद्वान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पे रहा? तो पहले स्थान पे रहा अजमेर जिला। ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-6 में शुरू किया गया। यह मगरा क्षेत्र किन जिलों से संबंधित है? तो मगरा क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना भी ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा? मगरा क्षेत्र। और 70% ये किसका है? राज्य वित्त के सहयोग से चलता है। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है? तो
याद रखना, सीमावर्ती क्षेत्र 1993-94 में शुरू किया गया था। इसमें 4 जिले हैं। तो कौन से, ये जो रेड क्लिफ रेखा वाले, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। और इसमें ध्यान रखना 2016-17 से इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें केंद्र का 60% है और राज्य का 40 है। ठीक है, पहले ये 75-25 में था, अब 60-40 में आ गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन JNNURM के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक शहर किस मिशन के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के अंदर है, अजमेर शामिल नहीं है, जोधपुर शामिल है। सॉरी, कौन सा? जोधपुर शामिल है। ये मिशन की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 2005 को। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो निर्मल ग्राम जो परियोजना है वो किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए योजना 2007-8 में शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसका संबंध है। राजस्थान सरकार के द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसका संबंध किससे है? तो राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से है। डिजिटल करने से संबंधित है। गांव के जो राजस्व मानचित्र है उनको डिजिटल रूप में दर्शाया जाएगा, ई धरती कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण नीति को कब मंजूरी दी गई? राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा पर्यावरण नीति को कब मंजूरी दी गई? तो 22 अप्रैल 2010 को यह मंजूरी दी गई। अगला देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान की योजना कौन सी है? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो उनके लिए ध्यान रखना जीवन धारा योजना है। कौन सी? जीवन धारा योजना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? तो संपूर्ण दिल्ली, राजस्थान उप क्षेत्र, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों के भाग उपयुक्त सभी। राजस्थान के तो खास करके कौन सा? अलवर और भरतपुर का क्षेत्र अधिसूचित किया जा चुका है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? देखो, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% केंद्र परिवर्तित है। इसके बाद में कह रहा है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 100% राज्य परिवर्तित है। कंदरा सुधार कार्यक्रम केंद्र व राज्य की 50-50 भागीदारी से संचालित है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% राज्य परिवर्तित है, ये भी सही है। ये गलत है। कंदरा सुधार कार्यक्रम केंद्र और राज्य का नहीं है, केंद्र सरकार का 100% है। ये देखो, सीमावर्ती विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहले 100% केंद्र का ही था, बाद में चेंज हुआ है, ध्यान रखना। इसलिए इसका उत्तर तो 100% हो जाएगा। यहाँ कंदरा सुधार कार्यक्रम 50-50 नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। मगरा क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक व सामाजिक सुधार हेतु वर्ष 2005-6 में प्रारंभ मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वित्तीय भागीदारी किसकी है? मगरा क्षेत्र विकास में वित्तीय भागीदारी किसकी है? तो ये 100% राज्य परिवर्तित है, ये अभी अपने पढ़ा था। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिले हैं, तो मगरा क्षेत्र के अंदर देखो अजमेर भी शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल है, चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, राजसमंद भी शामिल है, पाली भी है, तो उपयुक्त सभी। कंदराओं व भीड़ के फैलाव को रोकने और भीड़ क्षेत्रों के विकास हेतु कंदरा सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में। और ये अभी कंदरा वाला क्वेश्चन आ गया कि कंदरा भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? उत्खात भूमि चंबल नदी, अभी एग्जाम में आया हुआ है। और ये खास करके कहां चल रही है? बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, पूर्वी के अंदर, सबके अंदर ये चल रही है। ठीक है, तो याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। कंदरा सुधार कार्यक्रम राज्य के कौन से 10 प्रभावित जिलों में लागू है? तो बूंदी, बारां में भी है, सवाईमाधोपुर, करौली में भी है, भरतपुर, धौलपुर में भी है, कोटा, झालावाड़ में भी है, सभी के सभी है। तो उत्तर अ, ब, स, द हो जाएगा। दोस्तों, ये इतने मैंने क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है मैंने लगभग अकाल, सूखा, इस प्रकार के जहां से इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए अच्छे तरीके से, ताकि कोई और प्रश्न आए तो इसे बाहर न जाए, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, अभी जो बजट पास किया है 2021-22 का, उसमें स्पेशल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए 4002.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पूरे बजट का 3.03% है। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक सेवाओं के लिए 1.4% का जो डाटा रखा है, ये याद रखना। और जल जीवन मिशन चल रहा है,
राजस्थान के अंदर योजना उसके तहत लगातार राजस्थान पहले 26वें स्थान पे था, 29 में आ गया था। केंद्र और राज्य की 50-50 इसमें भागीदारी है, तो वो भी चल रहा है। बाकी ये क्वेश्चन मुख्य मैंने दे दिए, उसको एक एक बार अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेना। बाकी जितने भी मैंने वीडियो दिए है ना, वो सारे पढ़ लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना, क्योंकि लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और रोज सुबह 7:30 पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देख लेना है। बोला धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।